उसके और मैं तुम्हें और क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? तो ओके सर। उसकी और प्रैक्टिस करनी है। ओके अभी सर। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन चैप्टर 16 का है। जी सर। तो इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, तो सारी टर्म दी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जी सर। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैक्सिमाइज द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या होता है? टू प्रोवाइड इंटरफेस टू अ यूजर ना। एक तरफ यूजर जी इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है? तो उसमें टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बेसिकली हम कमांड देते हैं सिस्टम को, जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फाइल डिलीट करनी है, ओपन करनी, क्लोज। जी सर। इसी में से एक प्रोसेस बूट स्ट्रैप प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? जब हम पावर ऑन करते हैं लैपटॉप या सीपीयू, तो उस वक्त ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बूट स्ट्रैप करना। तो इसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एवरी हार्डवेयर को चेक किया जाता है कि वो लाइव है या नहीं। अब इसका जो प्रोग्राम होता है वो बायोस के अंदर राइट होता है। तो लिखा हुआ है अपॉन स्टार्टअप बायोस इनिशिएट द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करते हैं? इसके थ्रू आप सिस्टम को रन करते हैं। और फिर क्या है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड पार्ट ऑफ द ओएस इनटू रैम फ्रॉम हार्ड डिस्क और एसएसडी। अच्छा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो जब बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एट द एंड हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च किया जाता है। और अगर वो मिल जाता है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं इनटू रैम, ठीक है? ओके सर। क्योंकि जब तक जी। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ट्रांसफर नहीं होगा ना, आपको सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ ओके लिखा सर। हुआ है, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन यूज फ्लैश मेमोरी लीडिंग टू ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस स्टार्टअप। तो जो टैबलेट और मोबाइल फोन हो तो वहाँ पे फ्लैश मेमोरी, तो उसके थ्रू स्टार्टअप प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो होती है ना फ्लैश मेमोरी 120, जैसे मोबाइल या आप लेते हैं, हम कहते हैं हाँ भी कितने जीबी का मोबाइल है, 128 GB। इंटरनल मेमोरी 256 GB, ठीक है? रैम या तो 4 GB का होगा, या 6 GB का होगा, या 8 GB का होगा, या 12 GB का होगा। लेकिन उसकी जो अपनी इंटरनल मेमोरी है उसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। उसमें सारा जिसमें एक तो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रखा जाता है। और जिसमें जैसे उन्होंने बताया जी हुआ है सर। कि आपकी जो फ्लैश मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओएस स्टोरेज रीड ओनली, अपडेटेबल बाय मैन्युफैक्चरर बट नॉट मॉडिफाइड बाय यूजर। यानी यूजर, यानी इस फ्लैश मेमोरी के दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक पार्ट को बिल्कुल रीड ऑनली कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आईओएस होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं। दूसरी स्टोरेज के अंदर ऐप स्टोरेज होती है, जिसके अंदर स्टोर ऐप एंड डेटा इनएक्सेसिबल डायरेक्टली बाय यूजर, ठीक है? इसको यूजर भी एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ आपको स्टोरेज दी ओके। जाती है कि आप यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर लें या फिर ऐप स्टोर हो जाए। तो ये फ्लैश मेमोरी डिवाइडेड होती है। अच्छा, अच्छा, बेसिकली टॉपिक है हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैक्सिमम द यूज ऑफ कंप्यूटर को। एक तो ये बूटस्ट्रैप प्रोसेस है, फ्लैश मेमोरी है, दूसरा रैम। रैम जो है ये जब सिस्टम जब आपका सिस्टम स्टार्टअप होता है, तो अब जैसे लिखा एप्स आर एग्जीक्यूटेड एंड करंट डेटा इज स्टोर्ड इन रैम। तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, चाहे सिस्टम के अंदर ओपन करें या मोबाइल के अंदर ओपन करें, ये हमेशा रैम में होता है, ठीक है? अच्छा, जी। सोर्स मैनेजमेंट एरिया क्या है? एक तो सीपीयू यूटिलाइजेस शेड्यूलिंग फॉर एफिशिएंट सीपीयू टाइम एंड रिसोर्स यूज। अब सीपीयू को हर एप्लीकेशन में एक्सेस करना होता है, तो सीपीयू ने हर एक को टाइम देना होता है। तो यहाँ पे ना स्केड्यूल फॉलो किया जाता है ताकि सीपीयू को एफिशिएंट वे में यूज किया जाता है, ताकि और कॉन्फ्लिक्ट ना आए ऐप्स के अंदर कि यानी एक ऐप को एक्सेस मिल गया दूसरे को ना मिले। इस चीज़ को मेक श्योर करना ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपीयू का एक्सेस क्लियरली हर एप्लीकेशन को अवेलेबल हो। इसी तरह मेमोरी है, मैनेज मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। तो जब हमारा सिस्टम चल रहा होता है तो डिफरेंट प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, तो हर प्रोसेस को मेमोरी चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मेक श्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो भी ऐप्स या एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं, डिश या पीछे जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, उन सबको मेमोरी का एक्सेस मिले। आईओ एक कहते हैं इनपुट ओके सर। आउटपुट सिस्टम को मैनेजेस आईओ ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द यूजर।
यानी हम कोई डेटा फीड कर रहे हैं उसको ये मैनेज करेगा, हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर करना है उसको मेक श्योर करेगा। हमने तो सिर्फ ये पता था सी ड्राइव पे स्टोर किया है या डी ड्राइव पे की ई ड्राइव, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि उसने कहाँ पे स्टोर किया, एक्चुअली इसको पता होगा। हैंडल आई ऑपरेशन रिक्वेस्टेड बाय सॉफ्टवेयर फॉर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और डिस्क ड्राइव, तो इस चीज़ को भी मैनेज करता है। रिक्वेस्टेड बाय सॉफ्टवेयर लाइक प्रिंटर और डिस्क ड्राइव, तो अच्छा जो हार्डवेयर होते हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं ना, उसको ड्राइवर कहते हैं। तो उधर है प्रिंटर, अगर हम प्रिंटर रन करेंगे तो उसके बैक एंड पे तो सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो रिक्वेस्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, मुझे भी एक्सेस चाहिए, तो ऑपरेटिंग से मेक श्योर करेगा उसकी यूटिलाइजेशन को भी एक्सेस देगा। तो ये बेसिकली डिफरेंट एरियाज है जहाँ से हम कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज कर सकते हैं यूजिंग ओएस। जैसे ये डायग्राम दी हुई है, ये यूएसबी डिवाइस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, इन सब के देखें ड्राइवर है, इन सब के सॉफ्टवेयर। अब ये किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। अब डीएमए एक होता है जो बेसिकली इन सब को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। और मेन मेमोरी की तरफ देखो जी मूवमेंट हो रही है, और सीपीयू एक्सेस भी मिल रहा है और मेन मेमोरी में स्पेस भी मिल रहा है। अब यानी इनके दरमियान एक इंटरफेस होता है जिसको कहते हैं डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ये बेसिकली मैनेज कर रहा होता है डिफरेंट डिवाइसेस को सीपीयू और मेन मेमोरी के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इससे काम लेता है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई, द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज नीडेड टू अलाउ हार्डवेयर टू एक्सेस द मेन मेमोरी इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू, ठीक है। व्हेन द सीपीयू इज कैरिंग आउट अ प्रोग्राम आईओ ऑपरेशन, it is fully utilized during the entire read-write operation. So DMA free up the CPU to allow it to carry out other tasks while the slower IO operation are taking. तो DMA क्या करता है, CPU को फ्री अप कर देते हैं कि आप अदर टास्क परफॉर्म करें, मैं इनको देखता हूँ जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रही है। अब जैसे लिखा है DMA initiate the data transfer, the CPU carry out other tasks while this data transfer operation is taking place. जब तक डेटा ट्रांसफर होता है CPU को और काम करके वापस आएगा। When the data transfer is complete, an interrupt signal is sent to the CPU from the DMA. अच्छा, जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो फिर एक इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू सीपीयू को बताया जाता है कि अब आपकी अटेंशन की जरूरत है। टेबल 16.1 shows how slow some IO devices are when compared with a typical computer clock speed of 2.7 GHz. 2.7 GHz के हिसाब से ये बताया हुआ है। डिस्क को अब इसका डेटा ट्रांसफर रेट डिस्क का कितना है, अप टू 100 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है। और खुद प्रोसेसर जी की सर। स्पीड बिलियंस में है, खुद प्रोसेसर की स्पीड बिलियंस में है, ठीक है। 0.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब। माउस देखो 120 बिट पर सेकंड पे चल रहा है, लेजर प्रिंटर जो है अप टू 1 मेगाबिट पर सेकंड पे चल रहा है, कीबोर्ड जो है अप टू 50 मेगा। अब कितने स्लो होते हैं, सारे प्रोसेसर इनके साथ कंपैटिबल नहीं होते, इसीलिए डीएमए इसको कंट्रोल करता है, इनकी स्पीड को डीएमए कंट्रोल करे। तो जब ओके तक सर। इनको तो डेटा ट्रांसफर को एक्टिविटी हो रही है इनके थ्रू, माउस से कमांड आ रही है, कीबोर्ड से कमांड आ रही है, इंस्ट्रक्शन आ रही है, इसको डीएमए कंट्रोल करता है। और जब उसको डीएमए को लगता है कि अब सीपीयू की ज़रूरत है तो सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेज देगा और उसकी अटेंशन के थ्रू बाकी जो टास्क होंगे वो परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। उसके जी सर। बाद नेक्स्ट पार्ट होता है कर्नेल। कर्नेल पर पढ़ते हैं, इसको कर्नल भी कहते हैं। कर्नल इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मेमोरी के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी थ्रू कर्नल के थ्रू। तो ये ओएस का एक सेंट्रल पार्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग एंड इनपुट आउटपुट फाइल कम्युनिकेशन। तो जितने भी ओएस के फंक्शंस होते हैं वो थ्रू कर्नल होते हैं। तो कर्नल जो है बेसिकली वो सीपीयू के साथ भी अटैच है, मेमोरी के साथ भी अटैच है, हार्डवेयर के साथ भी अटैच है और सॉफ्टवेयर के साथ भी अटैच है, ठीक है। ओके सर। तो ये कर्नल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल लिखी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैथमेटिक्स इज टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर फ्रॉम द ओएस। क्या करता है, हार्डवेयर की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड कर देता है यूजर के साथ। तो यूजर को इससे कंसर्न भी नहीं है कि हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ से हो, रैम में कहाँ डाटा से। अब वो किस तरह करता है, यूजिंग जीयूआई इंटरफेस रादर देन सीएलआई, ठीक है। तो यार ग्राफिक ओके यूजर सर। इंटरफेस में हम क्या करते हैं, हमें कमांड तो नहीं लिखनी होती, हम जस्ट क्लिक कर रहे होते हैं। वो राइट क्लिक करते हैं, फाइल ओपन हो जाती है, क्लोज ओपन हो जाती है, वटेवर।
यूजिंग डिवाइस ड्राइवर विच सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर इंटरफेस। डिवाइस ड्राइवर जो है वो बेसिकली हर हार्डवेयर को देख रहे होते हैं। माउस का अपना होता है, कीबोर्ड का अपना होता है, स्कैनर का अपना होता है, प्रिंटर का अपना होता है। ठीक है, वो बैकएंड में काम कर रहे होते हैं। सिंप्लीफाइंग द सेविंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, कह रहे हैं सिंप्लीफाइंग द सेविंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब ये डेटा कहाँ स्टोर करना है, किस लोकेशन में स्टोर करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसर्न है, यूजर का कंसर्न नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है मैंने डी ड्राइव पे सेव किया, ई ड्राइव पे सेव किया। मैं जो एप्लीकेशन ओपन करेगा उसको स्पेस चाहिए, ऑपरेटिंग से मेक श्योर करता है रैम से उसको स्पेस दे देगा। कैरिंग आउट बैकग्राउंड यूटिलिटीज सच एज वायरस कैरिंग व्हाइल द यूजर कैन लीड टू इट्स ओन डिवाइसेस। अच्छा, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकएंड में काम कर रहे होते हैं, जिसमें एंटीवायरस होता है, वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब यूजर को कंसर्न नहीं है कैसे कर रहा है। अच्छा, a simple जी सर। example is transferring data from a hard disk to a floppy disk using a computer from the 1990. This would require a command such as, अब जब हम हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क डेटा ट्रांसफर करते थे तो ये बाकायदा इस तरह की हम कमांड लिखते थे, कॉपी सी ड्राइव जहाँ से डेटा उठाना है, विंडोज ये उसका फोल्डर है, बैकस्लैश माई फाइल डॉट टीएक्सटी। अब माई फाइल डॉट टीएक्सटी जो है विंडोज फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इसको कॉपी करना होता फ्लॉपी डिस्क के अंदर। तो मॉडल को यूज आर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब हम ये कमांड नहीं लिखते, हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करते हैं, which remove any of the complexity of interfacing directly with the computer। तो ये काम भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। सिंपली ड्रैगिंग अ फाइल टू अ फोल्डर ऑन अ मॉडर्न इक्विवेलेंट सच एज फ्लैश ड्राइव सर would transfer the file। The operating system carries out all of the necessary process। The user just move the mouse। हम सिर्फ माउस को मूव कर रहे होते हैं, लेफ्ट माउस राइट माउस जो भी प्रेस कर रहे होते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन बैक एंड पे बहुत सर सारी। आपकी बीच में आवाज अटक गई थी, फिर से आप बोलेंगे? अच्छा अच्छा, कहाँ पे अटकी थी, ये जी समझ आया। सर ये हाँ, कहाँ पे। अ, ये क्या कहते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स वाले पे हाँ, तो इसका। बेसिकली देखो ये इसमें क्या लिखा है, इस पैरा को जरा गो थ्रू करो, ये जरा पढ़ो जरा। हम्म, हाँ, इस पैरा को पढ़ो जरा, मॉडर्न कंप्यूटर। Modern computers use a drag and drop method, which removes any of the complexities of interfacing directly with the computer. Simply dragging a file to a folder on a modern equivalent, such as a flash drive, would transfer the file. The operating system carries out all of the necessary process. The user just moves the mouse. अब देखो हम सिर्फ माउस को मूव कर रहे हैं, मैंने एक जगह से कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। अब कॉपी होके कॉपी कहाँ किस लोकेशन से, यानी जो सोर्स फाइल थी वो कहाँ पड़ी हुई है, डेस्टिनेशन फाइल मैंने सी से कॉपी किया ई में डाल दिया बस, या डी से कॉपी किया ई में स्टोर कर दिया, मेरा काम इसे इतना हुआ। लेकिन बैकएंड में बहुत सारी वर्किंग हो रही है उस, अब उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को पता। ठीक है, मेरा कंसर्न नहीं, जी बस ये इनका बताने का मकसद। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजर। उसके अंदर एक टास्क होता है मल्टी टास्किंग। आज से जब शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अच्छा, शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो टेक्स्ट बेस्ड होते वो सिंगल टास्किंग होते हैं। जैसे ये पीछे ये कॉपी की कमांड है ना, ये वाली कॉपी की कमांड, अगर मैंने कॉपी किया ना तो जब तक कॉपी का प्रोसेस पूरा नहीं होता मैं दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन बाद में जब विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए, ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए, तो मल्टी टास्किंग को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, प्रोसेस मल्टी टास्किंग मेक श्योर किया गया कि यूजर के एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो अपन जब लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या फिर सीपीयू पे काम कर रहे होते हैं, तब आप देखेंगे बैकएंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होती है। जैसे हमारी वेब ब्राउजिंग चल रही होगी, सॉन्ग्स चल रहे होंगे, मैं काम कर रहा हूँ पीछे मैंने गाने लगाए होंगे। ठीक है, तो अब मल्टीटास्किंग मतलब अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टास्क टू रन साइमल्टेनियसली। एट अ टाइम बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, मैंने ब्राउजिंग भी लगाई हुई है। ठीक है, ईच प्रोसेस शेयर कॉमन हार्डवेयर रिसोर्स। अब कॉमन हार्डवेयर रिसोर्स का मतलब है कि इसको मेमोरी भी चाहिए, इसको हार्ड डिस्क भी चाहिए, इसको माउस भी चाहिए, इसको कीबोर्ड भी चाहिए। ये मेक श्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग प्रोसेस हार्डवेयर रिसोर्सेज सबको एक्सेस करें। इसके लिए स्केड्यूलिंग का एक प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है, डिसाइड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट टू इंश्योर स्मूथ मल्टीटास्किंग, प्राइवेट प्रोसेस क्लैशेस। तो अब जाके क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन चल रही है,
हर एप्लीकेशन को हार्डवेयर का एक्सेस चाहिए, तो इसमें क्या होता है, क्लैश आ जाता है। तो ऑपरेटिंग से मेक श्योर करते हैं कि स्केजुलिंग कर देता है कि किस एप्लीकेशन को कौन सा हार्डवेयर कब मिलेगा। ठीक है, इसके लिए क्या बनाता है, ओके स्केजुलिंग सर। कर देता है। अच्छा, इसी मल्टीटास्क में तीसरा टास्क होता है अपीयरेंस। गिव द ऐप, क्या कहते हैं, अपीयरेंस दैट मैनी प्रोसेस रन एट द सेम टाइम। यानी मैं ये विंडो की प्रेस करके बहुत सारी एप्लीकेशन को जैसे रन कर सकता हूँ कि जैसे मैं चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट। जी। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है कि मैं डिफरेंट टास्क को एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता हूँ, परफॉर्म कर। ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें दो तरह की है, एक प्रिमिटिव होती है और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या कहते हैं, प्रोसेस आर प्रीएम्प्टेड आफ्टर ईच टाइम क्वांटम। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रोसेस आर प्रीएम्प्टेड आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। तो ये दो तरह की मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस दिया हुआ है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है कि रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस फॉर अ लिमिटेड टाइम। अगर मल्टीटास्किंग प्रिमिटिव टाइप की है तो इसमें कह रहा है कि हर प्रोसेस को एक टाइम एलोकेट किया जाएगा, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। यानी हर प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे एक फिक्स टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम। जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि once the resources are allocated to a process, once the resources are allocated to a process, the process retains them until it has completed its burst time or the process has switched to a waiting state. अब क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर एक दफा रिसोर्सेज एलोकेट कर दे किसी प्रोसेस को, तो उस वक्त तक ये प्रोसेस को होल्ड करेगा जब तक कि उसका टाइम कंप्लीट ना हो जाए, और या वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, किसी और टास्क को परफॉर्म करके फिर से दोबारा एक्सेस उसको मिल जाएगा। अच्छा, प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, द प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड व्हाइल इट इज रनिंग। यानी इसके प्रोसेस को कभी भी रोक दिया जा सकता है। अगर इसको कोई प्रोसेस को टाइम एलोकेट किया गया, उसको रोक के उस टाइम को किसी और को एलोकेट कर दिया जाएगा। और नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या होता है, द प्रोसेस कैन नॉट बी इंटरप्टेड व्हाइल रनिंग, इट मस्ट फर्स्ट फिनिश और स्विच टू अ वेटिंग स्टेट। अब जब आपने किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोसेस को टाइम एलोकेट किया है नॉन प्रिएम्प्टिव के अंदर, तो आप इसको रोक नहीं सकते। या तो उसको वेटिंग स्टेट में ले जाओगे, अदरवाइज इट मस्ट फिनिश और स्विच टू अ वेटिंग स्टेट। यानी इसको जो भी टाइम एलोकेट किया उस टाइम के अंदर उसने अपना टास्क को कंप्लीट करना है, आप उसको रोक नहीं सकते। ओके प्रिमिटिव में सर। क्या लिखा हुआ है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अराइविंग इन द रेडी क्यू ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस कैन मीन देयर इज अ रिस्क दैट लो प्रायोरिटी प्रोसेस मे बी स्टार्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब कुछ प्रोसेस जो है वो हाई प्रायोरिटी पे होते हैं, ठीक है, तो उनको रेडी क्यू में लगा दिया जाता है। अब इसमें ना आगे जाके तीन प्रोसेस आएंगे, रेडी क्यू, रनिंग क्यू और रेडी प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस और एक और होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब इनकी अगर कहता है हाई प्रायोरिटी अगर सेट की हुई है, और अगर हम किसी लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर देंगे तो इसको डिस्टर्ब कर देंगे। दिस इज द मोर फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग है प्रिमिटिव। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि इफ अ प्रोसेस विद अ लॉन्ग बर्स्ट टाइम इज रनिंग इन द सीपीयू, देयर इज अ रिस्क दैट अनदर प्रोसेस विद अ शॉर्टर बर्स्ट टाइम मे बी स्टार्व ऑफ रिसोर्सेज। तो कह रहा है अगर आपने नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस किसी को एलोकेट किया हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर कुछ शॉर्टर प्रोसेस का कोई है, वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज द मोर रिजिड फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग। नॉन प्रिमिटिव जो है वो रिजिड है और प्रिमिटिव जो है फ्लेक्सिबल। ठीक है। ओके सर। अब ये है लो लेवल स्केजुलिंग। लो लेवल स्केजुलिंग रोल क्या है, डिसाइड विच प्रोसेस गेट सीपीयू टाइम नेक्स्ट। तो इसमें डिसाइड किया जाता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू टाइम देना है, सीपीयू किसको अपना टाइम देगा। वो प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो तीन स्टेट होती है, एक रेडी स्टेट होती है, एक रनिंग स्टेट होती है प्रोसेस की, और तीसरी होती है ब्लॉक स्टेट। तो अभी कह रहा है मूव्स प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी बहुत हाई है तो अब रेडी स्टेट से उसको रनिंग स्टेट में जाएंगे, यानी प्रोसेस इसको अपना एक्सेस दे देगा। ठीक है। अदरवाइज अगर प्रायोरिटी लो है तो उसको या तो
उसमें वेटिंग में डाल दिया जाएगा, यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाद में उसको एक्सेस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज सिस्टम थ्रूपुट। थ्रूपुट कहते हैं परफॉर्मेंस को। इंश्योर एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम, मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर। ये लो लेवल स्केड्यूलिंग का पर्पज है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह किया जाएगा? मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोसेस रिक्वायरिंग द सेम रिसोर्स। अब दो प्रोसेस है, उन सबको उन दोनों को एट अ टाइम मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। तो बेसिकली लो लेवल शेड्यूलिंग के थ्रू हम इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को, कि किस प्रोसेस को कब एक्सेस दिया जाए। यूजेस इंटरप्ट्स, बफर एंड क्यू टू एलोकेट रिसोर्स। किसी को क्यू में डाल दिया जाएगा, किसी को बफर में रख दिया जाएगा, किसी के लिए इंटरप्ट जनरेट किया जाएगा ताकि उसको एक्सेस करें। एग्जाम्पल, when two apps need to use a printer, the scheduler क्या करेगा? Ensure only one process access the printer at a time, क्योंकि प्रिंटर एक वक्त में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा दूसरा टास्क प्रिंट नहीं हो सकता है। Ensure the other process eventually gets its share of resources। तो ये भी इस चीज को भी इंश्योर करेगा, अदर प्रोसेस इवेंचुअली गेट इट्स शेयर। किसी और प्रोसेस को प्रिंटर का एक्सेस चाहिए तो उसको भी इंश्योर करेगा कि उसको भी इसका एक्सेस मिले थ्रू स्केड्यूलिंग। तो ये था लो लेवल स्केड्यूलिंग। फिर एक और होता है प्रोसेस स्केड्यूलर। अच्छा, अब कह रहा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस प्रायोरिटी। अब प्रोसेस प्रायोरिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं? कैटेगरी दिया हुआ, बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज को, जो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं उनको एक जगह पे गैदर कर दिया जाता है और वन गो में उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है। ऑनलाइन Okay, का sir. मतलब है वेब ब्राउजर एक्सेस के, और रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउटपुट। अच्छा, इसमें क्या था? एक तो टाइम होता है सीपीयू बाउंड, लॉन्ग सीपीयू साइकिल, शॉर्ट आईओ साइकिल, एग्जांपल लार्ज कैलकुलेशन। और आईओ बाउंड होता है इनपुट आउटपुट बाउंड, शॉर्ट सीपीयू साइकिल, लॉन्ग आईओ साइकिल, प्रिंटिंग लार्ज डॉक्यूमेंट। ये एग्जाम्पल दी गई। सोर्स रिक्वायरमेंट क्या है? टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ सोर्स नीडेड। टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ सोर्स नीडेड। टाइमिंग, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। इंटरप्टेबिलिटी, वेयर द प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर किसी प्रोसेस को इंटरप्ट करना है तो इंटरप्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू करता रहेगा। एडिशनल इन्फ्लुएंस ऑन टास्क और प्रोसेस, जैसे डेडलाइन, टाइम लिमिट फॉर प्रोसेस कंप्लीशन। किसी प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम दीजिए कि इतने टाइम में आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। सीपीयू टाइम, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। वेट एंड सीपीयू टाइम, किस, एक सेकंड में आ रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट। Okay, sir. ओके, एडिशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन टास्क और प्रोसेस। एक तो डेडलाइन का इशू आता है, टाइम लिमिट फॉर प्रोसेस कंप्लीशन। किसी प्रोसेस कंप्लीट करना है उसको टाइम, जो टाइम एलोकेट किया गया उसके अंदर से प्रोसेस कंप्लीट करना है। सीपीयू टाइम, सीपीयू खुद कितना टाइम दे, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, वेट एंड सीपीयू टाइम, इसमें कंबाइंड कंसिडरेशन, मेमोरी रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी टास्क या प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती Okay, है। sir. अच्छा, अब यह है प्रोसेस स्टेट।
process control block PCB, इसको PCB कहते हैं, a data structure containing all necessary data for a process to run. A data structure containing all necessary data for a process to run. Content of PCB क्या होता है? Current process state. Current process state में क्या होता है? Ready, running और block. ये तीन status हो सकते हैं. Process privileges. Process privileges क्या है? Resource access permission. Register value, हमने register पहले पढ़े थे, program counter, memory address register, memory data register, accumulate. Process priority and scheduling information. ठीक है, amount of CPU time needed for completion, unique process ID allocate कर दीजिए. Process state क्या है? Running, currently being executed by the CPU. Running का मतलब होता है currently being executed by the CPU. Ready क्या होता है? Prepared to run, waiting for CPU time. Log क्या होता है? Waiting for an event or resource to become available. यानी प्रोसेस स्टेट तीन तरह के होते हैं. एक तो होता है रनिंग, दूसरा रेडी, तीसरा ब्लॉक. प्रोसेस की तीन स्टेट हो सकती है. ये यहाँ पे डायग्राम में भी किया हुआ है. अच्छा, रेडी स्टेट क्या मतलब है? प्रोग्राम वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम, यानी एक प्रोग्राम रेडी है, बस वो उसको सीपीयू का एक्सेस मिल जाए. स्केजुलर सेलेक्ट प्रोसेस टू रन. अब ये इसको टाइम मिल गया, ये यहाँ से इधर चला. अब ये रनिंग, रेडी से रनिंग स्टेट पे चला. रनिंग स्टेट में क्या लिखा हुआ Okay, है? sir. प्रोग्राम रनिंग ऑन अ सीपीयू. अब सीपीयू इस पे प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ तो प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा, प्रोसेस फिनिश. इस तरफ यहाँ इसको ब्लॉक स्टेट में डाल देगा. प्रोसेस वेट फॉर इवेंट और आयो एंड इज प्लेस्ड इन द ब्लॉक क्यू. अब कोई हायर प्रायोरिटी पे कोई टास्क आ गया, क्योंकि ये इंटरप्ट जनरेट हुआ ना, इसने इंटरप्ट किया इसको, तो अब कह रहे हैं अब इसको ब्लॉक स्टेट में डाले. प्रोग्राम वेटिंग फॉर एन इवेंट और आयो, या इसके फर्दर कोई टास्क परफॉर्म करना है, इसको हमने ब्लॉक स्टेट में डाला. अब यहाँ से ब्लॉक स्टेट से ये फिर रेडी की तरफ जाएगा. इवेंट और आयो ऑपरेशन अकर, जो भी इवेंट था या आयो प्रोसेस था वो अकर हो गया, रेडी स्टेट पे चला गया. रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगा, रनिंग स्टेट से या तो ब्लॉक पे जाएगा या फिनिश. इधर लिखा हुआ न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम एडमिटेड टू द रेडी, जहाँ पे क्यू होती है, नया प्रोग्राम वेट कर रहा है कि वो रेडी स्टेट पे चला जाए. ठीक है, जी सर. यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, समराइजेस सम ऑफ द कंडीशन व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोसेस स्टेट टू अनदर. रनिंग स्टेट क्या होता है? रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट. A program is executed during its time slice. When the time slice is completed, an interrupt occur and the program is moved to the ready. ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट, इसका मतलब क्या है? A process turn to use processor. The OS scheduler allocates CPU time to the process so that it can be executed. और रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट का मतलब क्या है? द प्रोसेस नीड टू कैरी आउट एन आईओ ऑपरेशन. इस पे फर्दर आईओ ऑपरेशन की जरूरत है. द ओएस स्केड्यूलर प्लेसेस द प्रोसेस इनटू द ब्लॉक स्टेट. तो ये रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट पे डाल देंगे क्योंकि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है. ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन आईओ रिसोर्सेज एंड आईओ ऑपरेशन इज रेडी टू बी कंप्लीटेड बाय द प्रोसेस. तो अब आईओ ऑपरेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा. ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे जाएगा. इसको फर्दर यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ. रनिंग स्टेट का मतलब रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट. द प्रोसेस कंप्लीट इट्स टाइम स्लाइस एंड इंटरप्ट अकर, द प्रोसेस मूव टू द रेडी. ठीक है, रनिंग स्टेट से रेडी और रेडी स्टेट. और अगर रेडी स्टेट पे है तो रनिंग स्टेट की तरफ जा सकता है. द प्रोसेस टर्न टू यूज द प्रोसेसर. द ओएस स्केड्यूलर एलोकेट सीपीयू टाइम टू द प्रोसेस. रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट, द प्रोसेस नीड टू परफॉर्म एन आई ऑपरेशन. The OS scheduler places the process into block queue. और block state क्या है? Block state से ready state. The process is waiting for an IO resource. An IO operation is ready to be completed by the process. इसी टेबल को फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है. ठीक है, फिर जी इसके सर. अंदर होता है इंटरप्ट हैंडलिंग एंड OS करना. इंटरप्ट, अब इंटरप्ट क्या होता है? एक सिग्नल होता है. जब भी किसी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को अटेंशन चाहिए फ्रॉम सीपीयू, तो उसकी तरफ से एक सिग्नल जनरेट होता है कि भाई प्रिंटर को प्रिंट करना है, तो वो अपने सारे काम छोड़ के प्रिंटर को आके इंस्ट्रक्शन देगा. तो ये होता है इंटरप्ट हैंडलिंग. अब ये थ्रू ओएस कर्नेल परफॉर्म किया जाता है. सीपीयू इंटरप्ट हैंडलिंग चेक्स फॉर इंटरप्ट सिग्नल, एंटर कर्नल मोड अपॉन रिसीविंग इंटरप्ट सिग्नल.
अब उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है, डिवाइस इंटरप्ट हो सकते हैं, एग्जांपल प्रिंटर आउट ऑफ पेपर, डिवाइस नॉट प्रेजेंट। एक्सेप्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉल्ट लाइक डिवीजन बाय जीरो, अनआइडेंटिफाइड ऑफ कोड, स्टैक फॉल्ट। ट्रैप्स और सॉफ्टवेयर ट्रैप क्या है, प्रोसेस रिक्वेस्टिंग अ सोर्स लाइक अ डिस्क ड्राइव, यानी डिस्क ड्राइव को रिक्वायरमेंट है इसकी सीपीयू के टाइम की, तो वो वहां से वो अपना सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है। ओके सर। फिर इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस क्या है, कर्नेल कंसल्ट द इंटरप्ट डिस्पैच टेबल, इंटरप्ट डिस्पैच उससे कंसल्ट करेगा। आईडीटी लिंक डिवाइस डिस्क्रिप्शन विद द एप्रोप्रिएट इंटरप्ट रूटीन, आईडीटी जो है वो लिंक कर देगा डिवाइस को इंटरप्ट रूटीन के साथ। प्रोवाइड एड्रेस ऑफ द लो लेवल रूटीन टू हैंडल द इंटरप्ट, अब लो लेवल रूटीन जो इस टास्क के लिए बनाई गई है उसका एड्रेस प्रोवाइड करेगा इंटरप्ट को। कर्नल सेव द स्टेट ऑफ द इंटरप्टेड प्रोसेस ऑन द कर्नल स्टेट, अब वो आपका जो इंटरप्ट प्रोसेस को वो सेव कर लेगा कर्नल कि आपने इस वक्त किस स्टेट पे है। प्रोसेस स्टेट इज रीस्टोर्ड आफ्टर सर्विसिंग द इंटरप्ट, अच्छा जब इंटरप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस स्टेट को रीस्टोर कर दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट को असाइन कर देगा। ठीक है। जी सर। अब ये इंटरप्ट प्रायोरिटाइजेशन, इंटरप्ट की भी अपनी प्रायोरिटीज होती है, हाई प्रायोरिटी की हो सकती है, लो प्रायोरिटी की हो सकती है, उसकी बेस पे प्रोसेसर अपना टाइम एलोकेट करता है या अपने अटेंशन को यूटिलाइज करता है कि जहाँ से भी इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या बिहेव करना है। इंटरप्ट प्रायोरिटाइज यूजिंग इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल नंबर 0 to 30, और a process is suspended if it is IPL is higher than that of current hour। ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि a process is suspended if its IPL is higher than that of current hour, अगर प्रायोरिटी बहुत हाई है तो करंट टास्क को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उस इंटरप्ट को पहले सर्व किया जाएगा। प्रोसेस विद लोअर आईपीएल सेव्ड इन द इंटरप्ट रजिस्टर एंड हैंडल्ड व्हेन आईपीएल वैल्यू फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल, अगर प्रायोरिटी लो है तो उसको किसी रजिस्टर में इंटरप्ट रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाएगा, और अगर करंट टास्क को कंप्लीट कर लेता है प्रोसेस फिर वो आके देखेगा कि इस इंटरप्ट को रिस्पॉन्स देना है कि नहीं। एग्जाम्पल ऑफ आईपीएल ओके दिया सर। हुआ है कि पावर फेल इंटरप्ट, क्लॉक इंटरप्ट, 20 आयो डिवाइस, अब 20 से लेकर 23 जो नंबर है वो आयो डिवाइसेस के लिए, क्लॉक इंटरप्ट का 24 है, पावर फेल इंटरप्ट जो है वो 31 इसका नंबर है, इसी दिया 0 to 31। यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इंटरप्ट रिसीव, अदर इंटरप्ट आर देन डिसेबल्ड सो दैट द प्रोसेस दैट डील विद द इंटरप्ट कैन नॉट इटसेल्फ बी इंटरप्टेड, तो अगर कोई इंटरप्ट रिसीव होता है तो अदर टास्क को सस्पेंड कर दिया जाता है, अब इसको देखा जाता है इसकी प्रायोरिटी हाई है लो है। द स्टेट ऑफ द करंट टास्क और प्रोसेस सेव ऑन द कर्नेल स्टैक, अभी जिस प्रोसेस पे वो काम कर रहा होता है उसको उसके स्टेट को कहीं सेव कर दिया जाए ताकि वापस आके उसको वहीं से स्टार्ट किया जाएगा, रेज्यूम किया जाए। द सोर्स ऑफ द इंटरप्ट इज आइडेंटिफाइड, ये देखा जाता है कि ये इंटरप्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज हार्डवेयर या एन एक्सेप्शन और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट इज चेक, फिर देखा जाता है कि पहले देखा जाता है सोर्स आया कहाँ से, हार्डवेयर की तरफ से आया है या सॉफ्टवेयर की तरफ से आया है या एक्सेप्शन है कोई, और मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, फिर देखा जाता है इसकी जी प्रायोरिटी। सर। द सिस्टम नाउ जंप्स टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, अब सिस्टम कह रहा है कि वो एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है उसको जब उसको एक्सेस किया जाता है यूजिंग द आईडीटी, जो क्या था पीछे टेबल का नाम लिखा होता है, इंटरप्ट डिस्पैच टेबल, वहाँ पे स्विच किया जाता है यूजिंग द आईडीटी। फॉर एग्जांपल इट मे बी नेसेसरी टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज ऑन द यूजर स्क्रीन, यानी यूजर स्क्रीन पे एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा अगर प्रिंटर की तरफ से इंटरप्ट आया भी आपका प्रिंटर में पेपर नहीं है
इंक नहीं है या कोई और मैसेज। Once completed, the state of the interrupted task or process is restored using the value saved on the kernel stack. The process then continue. अच्छा, अब जब ये इस इंटरप्ट को हैंडल कर लिया जाएगा, उसके बाद वो टास्क जो प्रोसेसर ने बीच में छोड़ दिया था उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा और देखा जाएगा और उसको वहीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा जहाँ से उसको छोड़ा गया। आफ्टर एन इंटरप्ट हैज बीन हैंडल्ड, द इंटरप्ट नीड टू बी रिस्टोर्ड सो दैट एनी फर्दर इंटरप्ट कैन बी डेल्ट विद। तो अब कह रहा है आफ्टर इंटरप्ट हैज बीन हैंडल्ड, द इंटरप्ट नीड टू बी रिस्टोर्ड सो दैट एनी फर्दर इंटरप्ट कैन बी डेल्ट। फिर देखा जाता है कोई और इंटरप्ट तो नहीं है, तो उसको फिर डील किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, Okay, sir. ठीक है। अब इसके बाद आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट रोल डिटरमिन विच प्रोसेस शुड बी इन मेमोरी। इसमें डिटरमिन किया जाता है किस प्रोसेस को मेमोरी होना चाहिए। डिसाइड वेयर प्रोसेस शुड बी स्टोर्ड, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज किया जाता है इसको अभी कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। एलोकेट मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस स्टार्टअप, जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको मेमोरी एलोकेट कर दीजिए। डी एलोकेट मेमोरी स्पेस व्हेन अ प्रोसेस जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसकी मेमोरी को डी एलोकेट कर दीजिए। मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन क्या है? एक तो ये सिंगल एलोकेशन, इसको कंटीन्यूअस भी कहते हैं। ऑल मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू अ सिंगल एप्लीकेशन, लीड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। अब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैवी है, उसको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए, तो मैक्सिमम उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी मेमोरी। ठीक है, एक तो ये है। इससे क्या होगा कि ये इनएफिशिएंट मेमोरी होगा। एक सेकंड, यानी यानी इसने बताया हुआ कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी। एक है सिंगल एलोकेशन, दूसरी है पेज मेमोरी और पेजिंग। मेमोरी इज स्प्लिट इनटू फिक्स साइज प्रायोरिटीज, यानी डिफरेंट ब्लॉक्स में मेमोरी को फिक्स साइज के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से यूज किया जाएगा। पार्टीशन आर नॉट नेसेसरी कॉन्टिन्यूस, पार्टीशन डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। फिजिकल मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू द सेम फिक्स साइज। अब जो फिजिकल मेमोरी हो या लॉजिकल मेमोरी हो उसको सेम पेज साइज के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेजिंग टर्मिनोलॉजी। एक इसमें फ्रेम होता है, फिजिकल मेमोरी ब्लॉक, पेजेस, फिक्स्ड साइज लॉजिकल मेमोरी ब्लॉक। अब ये फिक्स साइज लॉजिकल मेमोरी ब्लॉक है, ये वर्चुअल मेमोरी में क्रिएट किए जाते हैं। प्रोग्राम्स आर एलोकेटेड मोर पेजेस दैन नीडेड, हर प्रोग्राम को डिफरेंट पेजेस, मल्टीपल पेजेस असाइन कर दिए जाते हैं। When a process executed, pages from logical memory are loaded into frame in physical memory. तो कह रहा है कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होना होता है तो लॉजिकल मेमोरी से भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। फिजिकल मेमोरी का मतलब होता है रैम, और लॉजिकल मेमोरी का मतलब होता है वर्चुअल रैम, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर एग्जिस्ट करेगी। फिर एक और इसमें दिया हुआ पेज टेबल। ईच प्रोसेस हैज अ सेपरेट पेज टेबल मैपिंग लॉजिकल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की मैपिंग की जाती है, जिसके लिए टेबल बनाया जाता है। शो पेज नंबर, फ्लैग स्टेटस, पेज फ्रेम एड्रेस एंड टाइम ऑफ एंट्री। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो इसमें परफॉर्म हो रही थी। टाइम ऑफ एंट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रन हो रहा था जो बेसिकली हर प्रोग्राम, क्योंकि आपका प्रोग्राम या फाइल जितनी बड़ी होगी उसको उतना ज़्यादा पेजेस चाहिए। अब ये पेज स्टेटस फ्लैग दिया एग्जाम्पल फ्रॉम 16.6, तो पेज नंबर होगा, फ्लैग स्टेटस होगा, पेज फ्रेम एड्रेस होगा, टाइम ऑफ एंट्री होगा, वट, ये सारी डिटेल है जो पेज टेबल स्टेटस में गिवन। ठीक है। Okay, sir. अच्छा, फिर मेमोरी को आप सेगमेंटेड कर सकते हैं। सेगमेंटेड मेमोरी, सेगमेंटेड मेमोरी क्या है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड टू वेरिएबल साइज मेमोरी ब्लॉक्स कॉल्ड सेगमेंट। तो कह रहा है लॉजिकल एड्रेसेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल साइज का मतलब है डिफरेंट साइज की मेमोरी ब्लॉक बना सकते हैं। ईच सेगमेंट हैज अ नेम एंड साइज, हर सेगमेंट की नेम और साइज असाइन, उसका अपना एक नाम होगा, उसका अपना पर्टिकुलर साइज होगा। सेगमेंट आर लोडेड इनटू फिजिकल मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। और जब सेगमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उसको फिजिकल मेमोरी को मतलब रैम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एड्रेस स्पेसिफिकेशन क्या कह रहा है? यूजर स्पेसिफाइड एड्रेसेस विद सेगमेंट नेम एंड ऑफसेट वैल्यू। सेगमेंट आर इंडेक्स बाय सेगमेंट नंबर नॉट नेम्स। सेगमेंट को इंडेक्स नंबर के थ्रू
यानी इंडेक्स किया जाता है बाय सेगमेंट नंबर, यानी हर एक सेगमेंट का अपना एक नंबर हो। फिर एक सेगमेंट मैप टेबल बनाया जाता है, कंटेन सेगमेंट नंबर, सेगमेंट साइज एंड स्टार्ट एड्रेस इन फिजिकल मेमोरी, यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। इसके थ्रू मैपिंग कर देते हैं लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ। ओके सर। एड्रेस कैलकुलेशन है इसके अंदर, फिजिकल मेमोरी एड्रेस इक्वल होता है सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट है। सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेगमेंट इन लॉजिकल मेमोरी आर नॉन कंटिन्यूस। नॉन कंटिन्यूस मतलब है कि ये सेपरेट लोकेशन पे इनके सेगमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। वंस लोडेड इनटू फिजिकल मेमोरी सेगमेंट बिकम कॉन्टिन्यूस ब्लॉक। तो कह रहा है कि जब तक जब हम इसको फिजिकल में लोड कर देते हैं तो जो सेगमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक बन जाता है, वहाँ पे ये एक साथ हो जाता है। कंपेयरिंग टू पेजिंग, सिमिलर टू पेजिंग बट सेगमेंट आर वेरिएबल साइज नॉट फिक्स साइज। पेजेस जो है फिक्स साइज के होते हैं, सेगमेंट जो है वेरिएबल साइज के होते हैं। ठीक ओके है, सर। अब जी। यहाँ पे समरी दी हुई है, समरी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। कह रहा है कि a page is a fixed size block of memory, segmentation क्या है, a segment is a variable block, variable size block of memory. Okay, since the block size is fixed, it is possible that all blocks may not be fully used. This can lead to internal fragmentation. Because memory blocks are a variable size, this reduces the risk of internal fragmentation but increases the risk of external fragmentation. अच्छा, फिर कह रहा है the user provide a single value, this means that the hardware decides the actual page size. फिर कह रहा है the user will supply the address in two values, the segment number and the segment size. ये दो चीजें प्रोवाइड करेगा यूजर। A page table maps logical addresses to physical addresses. This contain the base address of each page stored in frame in physical memory space. और फिर कह रहा है segmentation uses a segment map table containing segment number plus offset segment size. It maps logical addresses to physical. तो ये लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की तरफ मैप कर रहा हूँ। ओके सर। ये फर्दर दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ पेजिंग इज एसेंशियली इनविजिबल टू द यूजर प्रोग्रामर। और इसमें क्या है, सेगमेंटेशन इज एसेंशियली अ विजिबल प्रोसेस टू अ यूजर प्रोग्रामर। प्रोसीजर एंड एनी associated data cannot be separated when using paging. Procedure and any associated data can be separated when using segmentation. Paging consists of static link and dynamic loading. और कह रहा है सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक लिंक एंड डायनेमिक लोडिंग। तो वहाँ पे स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लोडिंग है, यहाँ पे डायनेमिक लिंकिंग और डायनेमिक लोडिंग। पेजेस आर यूजुअली स्मॉलर देन सेगमेंट। तो ये कह रहे हैं पेजेस जो है वो सेगमेंट से स्मॉलर हो। ठीक है, सेगमेंट में वेरिएबल मेमोरी। फिर इसके अंदर है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसको एज ए रैम यूज किया जाता है। प्रॉब्लम, रनिंग आउट ऑफ रैम ड्यू टू मल्टीपल प्रोसेस। रैम जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, इसीलिए फिर हम वर्चुअल रैम की तरफ जाते हैं। पॉसिबल डेटा करप्शन में रैम इज एक्सीडेड। ठीक है, अब कह रहा है सोल्यूशन क्या है, मैप ईच प्रोग्राम मेमोरी स्पेस टू रैम, यूटिलाइज हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव फॉर एडिशनल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, रैम प्लस स्वैप स्पेस ऑन हार्ड डिस्क और एसएसडी। implemented using demand paging, segmentation is possible but harder to manage. Pages are loaded into memory from hard disk or SSD or as needed. Pages जो है उनको लोड किया जाता है from hard disk to RAM, RAM to hard disk. इसका बिहेवियर क्या होता है, moves oldest data to disk. जो ओल्ड डेटा होता है, जो अनयूज होता है, उसको हम हार्ड डिस्क की तरफ मूव कर देते हैं। अपडेट मेमोरी मैप, एग्जाम्पल डेटा 0 to hard disk, प्रोग्राम और प्रोसेस 4 to RAM. क्रिएट द इल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड मेमोरी। तो इल्यूजन यानी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया था कि हमारे पास एक अनलिमिटेड मेमोरी, क्योंकि हार्ड डिस्क में अच्छी खासी स्पेस होती है, जिसको यूज किया जाता है। बेनिफिट क्या है, प्रोग्राम लार्जर देन फिजिकल मेमोरी कैन बी। और कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो आपकी रैम से बड़े लार्जर हो जाते हैं, उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट मल्टी प्रोग्रामिंग विद लेस आईओ लोडिंग एंड स्वैपिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। नो वेस्टेड मेमोरी फॉर अनयूज्ड डेटा, एग्जांपल ड्यूरिंग एरर हैंडलिंग। एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और reduces internal fragmentation. Avoid the need for more expensive RAM. अब आप क्या इसका अच्छा सोल्यूशन क्या है, आप रैम को परचेज करें। अगर आपने 8 GB लगाई थी तो उसको 16 GB कर दें, ताकि आपको वर्चुअल मेमोरी की ज़्यादा यूज ना पड़े, लेकिन वो एक्सपेंसिव टास्क है, एक्टिविटी है। ओके सर। ड्रॉबैक क्या है, डिस्क थ्रैशिंग, क्योंकि आपका डेटा कभी हार्ड डिस्क की तरफ जा रहा है, हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जा रहा है। हार्ड डिस्क जो है वो मैकेनिकल पार्ट है। अब कह रहा है डिस्क थ्रैशिंग इशू आ सकता है। हाई रेट ऑफ रीड और राइट हैंड मूवमेंट,
as data or pages swapped in or out. Reduces processing speed if too much time is spent swapping. Swapping में बहुत टाइम लगेगा तो जो प्रोसेस स्पीड डाउन हो जाएगी. Can lead to process execution halt, crash point. यानी आपको प्रोसेसर किसी वक्त भी क्रैश हो सकता है. Permanent hard disk failure due to excessive head movement. हार्ड डिस्क फेल हो सकती है क्योंकि आप बार बार हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो वर्चुअल रैम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक इशू क्रिएट हो सकता है. मिटिगेशन यानी इसका सोल्यूशन क्या है? इंस्टॉल मोर रैम, फिजिकल रैम इंक्रीज करें, रिड्यूस द नंबर ऑफ रनिंग प्रोग्राम कम से कम कर दें, यानी आपने बहुत से प्रोग्राम लोड किए होते हैं उनको कम कर दें ताकि रैम फ्री हो जाए. रिड्यूस स्वैप फाइल साइज, या लेस साइज की फाइल ओपन करें, ज़्यादा साइज की फाइल ओपन करेंगे तो आपको ये इशू. ठीक है. अच्छा, फिर Okay, लिखा sir. हुआ हाउ डू प्रोग्राम और प्रोसेस एक्सेस डेटा व्हेन यूजिंग वर्चुअल. Virtual memory is used in a more general sense to manage memory using paging. The program executes the load process with a virtual address. The computer translates the address to a physical address in memory. Computer क्या करता है? Physical address को physical address में convert कर देता है. If PA is not in memory, the OS load it from hard disk. अब कह रहे हैं कि अगर फिजिकल एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो हार्ड इसको मतलब रैम में जगह नहीं है तो फिर वो हार्ड डिस्क से इसको लोड करवाएगा. कंप्यूटर देन रीड रैम यूजिंग पीए एंड रिटर्न द डेटा टू द प्रोग्राम. और कंप्यूटर जो भी इसके साथ प्रोसेस करना होता है वो परफॉर्म करता है, उसको रिटर्न करता है. Okay, ये sir. इसको आज यहीं रखते हैं. ठीक है, sir. काफ़ी जरूरी थी, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? संडे. Sunday. जी. ठीक. तो चलो इसको यहीं से कंटिन्यू. मैं आपको और क्वेश्चन भेज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें. Okay, sir.